लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको DAV क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 18 द यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। लर्नर्स, इससे पहले सोशल साइंस पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं कुछ वीडियो दे रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, तो ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग इस चैनल को शुरू करते हैं। वास्ट कंट्री में जैसे कि इंडिया, जहाँ पर डाइवर्स लैंग्वेज हो, रिलीजन्स हो, कस्टम्स हो, ट्रेडिशन हो, लाइफ स्टाइल भी उनका अलग अलग हो, क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग हो, कोई बहुत रेनफॉल वाले इलाके में रह रहा है तो कोई बहुत गर्मी वाले, कोई बहुत सर्दी वाले इलाके में रह रहा है। ओके, ज्योग्राफिकल फीचर हो, जैसे कि कोई टेरेन एरिया में रह रहा है, कोई माउंटेनियस में रह रहा है, कोई हिली में रह रहा है, कोई प्लेन में रह रहा है, तो यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो यही सब डिफरेंसेस से क्या होता है कि एक सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चलाते रहना ये डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो हम लोग जो है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किए हुए हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल्स है, वेरियस लेवल्स है गवर्नमेंट का। ओके, फेडरेशन का जो एम था, उसका जो लक्ष्य था, ये यूनिटी, एकता लाने के लिए था, डाइवर्सिटी में एकता लाने के लिए था, अपोजिंग फोर्स को हार्मोनाइजिंग करते हुए। ओके, अपोजिंग फोर्स को हार्मोनाइज करते हुए, ताकि हम लोग जो अपने कॉमन गोल्स है उसे अचीव कर सके। एक फेडरल स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है नेशनल लेवल, सेकंड होता है स्टेट लेवल और थर्ड होता है ग्रास रूट लेवल। नेशनल लेवल में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल में हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, और लोएस्ट लेवल जो हमारे पास होता है वो रूरल और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। ओके, जिसको हम लोग लोकल बॉडीज़ भी कहते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर एक तरह से ये समझ में आ रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर को जो देखा जाए तो गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल्स है। ओके, तो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड ग्रास रूट लेवल। ओके, तो इंडिया में जितने भी 29 स्टेट्स आपके बुक के अकॉर्डिंग, इंडिया में जितने भी 29 स्टेट्स हैं उनके पास अपना एक गवर्नमेंट है, एक उनके पास एक गवर्नर है जो कि हेड होता है स्टेट का। हर एक स्टेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह गवर्न किया जाता है, जो चीफ मिनिस्टर की तरह हेड किया जाता है। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसे हेड करने वाला चीफ मिनिस्टर है, जो कि चीफ मिनिस्टर होता है, ये स्टेट लेवल में गवर्नमेंट का हेड होता है। ओके, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। जो टॉप मोस्ट लेवल होता है गवर्नमेंट का इंडिया में, उसे यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, दोनों एक ही है। और उसे जो है नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, राष्ट्रीय सरकार भी कहा जाता है। जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके पास 3 ऑर्गन्स होते हैं, मतलब वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला है लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर, सेकेंड द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड द जुडिशरी। इस चैप्टर में हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट जो है ये बाइकैमरल है और 2 हाउसेस को कंसिस्ट करता है। क्या क्या नाम है उसका, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो सभी कॉमन चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ये बाइकैमरल है और 2 हाउसेस को कंसिस्ट करता है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये प्रेसिडेंट से कंप्राइज होता है, इंडिया के प्रेसिडेंट से कंप्राइज होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रपति कहा जाता है। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किए जाते हैं, उनके द्वारा देखे जाते हैं। जो थर्ड ऑर्गन होता है वो होता है जुडिशरी। जो हाईएस्ट अपेक्स होता है इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके पास मैक्सिमम 31 जजेस होते हैं, जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस द्वारा हेड किया जाता है। उनके द्वारा एक तरह से आप कह सकते हैं मैनेज किया जाता है, या वो उन सभी के हेड होते हैं। तो हमारे पास नीचे एक टेबल या आप कह सकते हैं चार्ट दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, तो द लेजिस्लेचर में हम लोगों ने पढ़ा पार्लियामेंट, जिसे संसद कहा जाता है, और उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा हेड किए जाते हैं, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं। जो जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया को, उसे जुडिशरी कहा जाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट अपेक्स है। ओके, अपेक्स कोर्ट है, मतलब हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट है इंडिया का। जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, और 25 सिटिंग जजेस होते हैं, जिसका मैक्सिमम नंबर 31 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा जो है ये नहीं हो सकता है।
ये इंश्योर करने के लिए कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास डिफाइंड जुरिसडिक्शन लेजिस्लेटिव पावर का, उनके फंक्शंस के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है फंक्शंस का। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, हमारा संविधान जिन्होंने बनाया है, उन लोगों ने क्या किया, जितने भी सब्जेक्ट्स पे लॉज बनते हैं उन्हें 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। और 3 लिस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। ओके, जितने भी 97 सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट का, उनका अपना राष्ट्रीय महत्व है, नेशनल इम्पोर्टेंस है। ओके, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है कि वही उसमें काम कर सकते हैं और सब उसमें काम नहीं कर सकते, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकता है। ओके, वैसे कुछ सब्जेक्ट्स क्या क्या उसमें रखे गए हैं यूनियन लिस्ट में। सबसे पहला डिफेंस। ओके, डिफेंस हमारे कंट्री का जो डिफेंस है वो, उसमें जो काम है वो सिर्फ यूनियन लिस्ट के मतलब पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं, तो क्या क्या, सबसे पहला डिफेंस, हमारा कंट्री का जो डिफेंस है उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। सेकंड फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स को हमारे यूनियन लिस्ट में रखा गया है। वार्स और पीस, मतलब जो लड़ाई और शांति, उस सभी चीज़ जो है वो यूनियन लिस्ट के ही अंदर आते हैं। रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज। ओके, ये सब सभी जो है ये यूनियन लिस्ट में ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही काम कर सकता है और ये सब सभी जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के चीज़ है। ओके, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही काम करेगा। और हमारे पास नेक्स्ट आता है द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है इसमें 66 सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जैसे कि पुलिस हो गया, ओके, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को भी इसी के अंदर रखा गया है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इस सब्जेक्ट्स में उनके पास लॉज बनाने का एक्सक्लूसिव पावर है, वो इसमें लॉज बना सकते हैं। जिस इन जो भी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में मेंशन है, इसमें जो है पार्लियामेंट भी बना सकते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस में, हर एक सब्जेक्ट में वो लॉज नहीं बना सकते, लेकिन पार्लियामेंट जो है कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पे लॉज नहीं बना सकता। यही अंतर है दोनों में। ओके, और यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, तो ये सब आपको एग्जाम में बिल्कुल करके जाना है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो थर्ड लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 52 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि हो गया मैरिज, डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो थर्ड लिस्ट मतलब कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही आता है। ओके, ड्रग्स एंड मेडिसिन, लेबर वेलफेयर, लेबर का वेलफेयर जो है, ड्रग्स एंड मेडिसिन जो है, ये सभी इसी के अंदर आता है, जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट। जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लोग जो है इसमें मेंशन सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, यदि कन्फ्लिक्ट का केस देखने को मिलता है तो जो सेंट्रल लॉ है वो स्टेट लॉज के ऊपर प्रिवेल्स करता है। ओके, हम लोग को एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कंकरेंट लिस्ट में मेंशन जो सब्जेक्ट्स, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकते हैं और यूनियन लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकते हैं। वैसे सब्जेक्ट्स जिन्हें इन 3 लिस्टों में नहीं मेंशन किया गया है और वो आने वाले समय में अराइज होते हैं या फिर होंगे, तो वैसे सब्जेक्ट्स पे जो लॉज है ये पार्लियामेंट और सेंटर मिलके बनाएगा। और वैसे सब्जेक्ट्स को कहा जाता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। और उसमें क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एक्सेट्रा। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के। इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि यदि वैसे सब्जेक्ट जो अभी 3 लिस्ट में मेंशन नहीं और आने वाले समय में अराइज होते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो है पार्लियामेंट और सेंटर लॉज बनाएगा और वैसे सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या आप लिख सकते हैं एग्जाम में? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए रेसिडुअरी सब्जेक्ट के। अब हम लोग गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर में हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में इसे पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम लोग एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं द यूनियन लेजिस्लेचर। फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लंबा स्ट्रगल था, बहुत लंबा संघर्ष था, वो एक मास मूवमेंट में चेंज हो जाता है
और फ्रीडम को अश्रिंग करने में मतलब प्राप्त करने में एक तरह से आप कह सकते हैं हम लोग सक्सीड हो जाते हैं। और सेल्फ रूल मतलब अपना राज, स्वराज को हम लोग प्राप्त करने में हम लोग सक्सीड हो जाते हैं। इंडिया के पीपल्स का एक ड्रीम था जो सही हो जाता है कि हमारे देश में एक तरह का डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट हो। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को भी लेट डाउन करते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वैसे सिटीजन्स जो 18 ईयर्स के हैं मतलब एडल्ट, ओके, एडल्ट जो 18 ईयर्स के हैं और 18 ईयर्स के ऊपर के हैं उन सभी को वोट करने का अधिकार है, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, ओके, ब्लैक हो वाइट हो, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सभी को 18 ईयर्स के बाद वोट करने का अधिकार है, राइट है। ये जो राइट था ये पीपल को एक तरह का अधिकार देता है, एक तरह का अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो है कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, जागरूकता से पार्टिसिपेट कर सके और अपना वोट जो है कास्ट करे जा करके। तो वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। और पीपल जो है वो अपने मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप का हमारा जो फंक्शनिंग है उस पर अपना भरोसा जता सके, एक्सप्रेस कर सके। ओके, एक तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत सभी लोगों को, सभी एडल्ट को जो 18 ईयर्स के ऊपर के हैं उनको वोट करने का अधिकार मिल गया। ओके, और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का काम था। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या है। जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। ओके, क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। ये प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट को कंसिस्ट करता है और 2 हाउसेस को कंसिस्ट करता है। जो हाउस ऑफ पीपल है, लोगों का जो हाउस है एक तरह से आप कह सकते हैं, जनता का जो हाउस है उसे कहा जाता है लोकसभा। ओके, और इसे लोअर हाउस कहा जाता है। और इसमें जो मेंबर्स रहते हैं लोकसभा में ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और लोअर हाउस भी उसे ही कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात किसका जो इसके जो मेंबर्स हुआ करते हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अब सेकेंड हाउस जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है और जिसे अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस। इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अपर हाउस किसे कहते हैं और लोअर हाउस किसे कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। देखिए एल और एल, ये हो गया लोकसभा लोअर और राज्यसभा अपर। इस चीज़ का याद कर लीजिएगा तब कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इनके जो मेंबर्स है मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स उसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ओके, उसे डायरेक्ट पीपल को तो इलेक्ट नहीं किया जाता, उसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो दोनों हाउसेस में किसी के भी मेंबर नहीं होते, किसी के भी सदस्य, सांसद सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है पार्लियामेंट का एक तरह के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। कोई भी बिल यदि कोई पास होना है किसी बिल को तो वो लॉ नहीं बन सकता बिना उनके कंसर्न के, उन्हें उनके साइन के बिना कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता है। ओके, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को इंश्योर करने के लिए लोकसभा में जो है वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा जो है ये स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये 2 पैरा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज। ओके, तो आप लोगों को इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। अब हम लोगों को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लोकसभा के पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या टॉपिक इसमें है हमारे पास। क्वालिफिकेशंस क्या क्या है लोकसभा के, लोकसभा का कंपोजिशन। ओके, फिर उनका टेन्यूर क्या है, कार्यकाल कितना दिन का रहता है, कितना साल का रहता है, पावर और फंक्शंस क्या है स्पीकर के। ठीक है, फिर राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोकसभा देखते हैं। ओके, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है लोकसभा का वो 550 से कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, 550 से कभी भी एक्सीड नहीं होता है। 550 मेंबर्स में 513 मेंबर्स को डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स से। ओके, और जो 20 मेंबर्स बचते हैं उन्हें यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट पे बेस्ड होते हैं और जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट प्राप्त करता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसे इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई ज़्यादा नंबर ऑफ वोट को प्राप्त किए हुए है, जीते हुए हैं मतलब, तो उसे जो है उस सीट मतलब उस जगह का कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक तरह से
उसे मेंबर बना दिया जाता है, संसद सदस्य वो बन जाता है और वहाँ का जो एक तरह से उसे सांसद बना दिया जाता है। इन केस यदि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है लोकसभा में, तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनके पास पावर होता है कि वो 2 मेंबर्स को इस कम्युनिटी से, मतलब ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उससे 2 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब 2 मेंबर्स को वो सांसद बना सकते हैं। ओके, कुछ सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होता है, SC STs के लिए। ओके, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही जो है सिर्फ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन जो इलेक्टोरेट है वो भी ज्वाइंट होता है, जिसमें कि सभी एलिजिबल वोटर्स को जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से। ओके, बिना कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं होगा, सभी लोग जो है अपना अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके बीच में जो पर्पस है, मतलब ये जो रिजर्वेशन है उसका क्या पर्पस है, तो जो वीकर सेक्शंस, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उसका अपलिफ्टमेंट हो, वो बढ़ के आगे आए। ठीक है, सोसाइटी के जो भी वीकर सेक्शंस है वो बढ़ के आगे आ जाएं और उनको जो है नेशनल मेन स्ट्रीम में भी लाना एक मकसद है। तो इसलिए जो है उनके लिए कुछ सीट्स जो है रिजर्व होते हैं। तो कुछ सीट्स जो है वो वुमेन के लिए भी, औरतों के लिए भी रिजर्व होता है। और ये जो है एक तरह का बर्निंग टॉपिक है आज के डेट पे। जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है इस कंट्री का, वो वुमेन में है, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था लेजिस्लेशन में, दोनों लेवल्स में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ओके, तो जो डिमांड था वो मोमेंटम को गेन करने के लिए था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी पास किया जाए पार्लियामेंट में। तो ये पास होता है। आज के डेट पे जो है वुमेन के लिए सीट रिजर्व है। अब है क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, मतलब क्या क्या एक व्यक्ति को लोकसभा मेंबर बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, यदि कोई भी व्यक्ति जो है लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। क्या क्या है? पहला है कि वो जो है इंडिया का सिटीजन हो, वो किसी दूसरे देश का सिटीजन नहीं हो, वो इंडिया का सिटीजन हो। सेकेंड है कि वो जो है 25 ऑफ ईयर्स, 25 साल की एज को वो पार कर चुका हो, वो 25 साल से कम की एज का नहीं हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो एक आदमी हो। ओके, मैन हो चाहे वुमेन हो, वो 25 ईयर्स को पूरा किए हुए और इंडिया का सिटीजन हो। थर्ड है कि उसका नेम जो है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो जो है लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये 3 के पास कुछ और क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून पे उसे निर्धारित की जा सकती है। ओके, फिर लास्ट है कि वो जो है गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का सर्वेंट का मतलब हो गया वो गवर्नमेंट के किसी भी काम के अंदर उसका वो नहीं होना चाहिए। टेन्योर, क्या कार्यकाल है लोकसभा का, कितने साल तक उनका कार्यकाल रहता है, ओके, उसका टेन्योर। तो जो नॉर्मल टर्म होता है लोकसभा का वो 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, ये इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं और ऐसा उन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे हो सकता है, वो अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड नहीं करेंगे वो जो है इसे इतना इजीली डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे मतलब ये हुआ कि लोकसभा का जो टेन्यूर है वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। जो टर्म होता है लोकसभा का उसे बढ़ाया भी जा सकता है, यदि घटाया जा सकता है तो बढ़ाया भी जा सकता है, और 1 साल के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है यदि जो बिल है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाए। और ऐसा एक इमरजेंसी सिचुएशन में होता है लोकसभा का एक स्मूथ वर्किंग हो, एक जिस प्रकार से काम हो रहा है उसी प्रकार से ऑर्डरली काम होता रहे और स्मूथ वर्किंग हो, एक सही तरीके से काम हो। और ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में ही होता है। जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है वो जो है इन्हीं मेंबर्स के बीच में, जो लोकसभा मेंबर्स है उन्हीं सभी के बीच में इलेक्ट कर लिए जाते हैं। जो भी मेंबर्स 550 मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं उन्हीं में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो स्पीकर है वो मेजॉरिटी पार्टी से इलेक्ट किया जाता है और जो डिप्टी स्पीकर है ये अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट किया जाता है। जो पार्टी अपोजिशन पार्टी है, मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी जिसे बहुमत मिला था,
जिन्होंने ज़्यादा वोट को प्राप्त किया था, जिस पार्टी ने, वो उससे स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर को जो है अपोजिशन पार्टी सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो इमेजेस दिए गए हैं, देखते हैं किसका किसका इमेज है। तो पहला जो है जीवी मावलंकर का है, और ये जो है फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। और सेकंड है मीरा कुमार, ओके, मीरा कुमार का है, मिसेस मीरा कुमार का, और फर्स्ट वुमेन स्पीकर थे ये लोकसभा का, वुमेन स्पीकर। और मिस्टर जीवी मालवांकर जो है, ये मावलंकर, ये जो है फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। अब स्पीकर का क्या पावर एंड फंक्शंस है। स्पीकर जो है ये लोकसभा के मीटिंग्स पे प्रिसाइड करते हैं। उसके एब्सेंस पे, यदि स्पीकर का वहाँ प्रेजेंस नहीं है, वो एब्सेंट है, तो जो उनका जो हाउस है वो डिप्टी स्पीकर के द्वारा चेयर कर दिया जाएगा। ओके, उनका जो काम है वो डिप्टी स्पीकर कर देंगे। सेकंड है, जो स्पीकर है वो हाउस में, मतलब लोकसभा हाउस में डिसिप्लिन और डेकोरम, हाउस के डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन करते हैं। यदि सिचुएशन ऐसा आता है कि जो हाउस को पोस्टपोन किया जाए तो वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, उसे अगले दिन के लिए टाला भी जा सकता है। सभी पिटिशंस और डॉक्यूमेंट्स जो है वो हाउस में जो भी एड्रेस्ड होते हैं वो स्पीकर के द्वारा ही रिसीव किए जाते हैं। जो लोकसभा स्पीकर है वही जो है वो दोनों हाउसेस के जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है, लोकसभा स्पीकर। ओके, अब हमारे पास सेकंड आता है राज्यसभा। हम लोगों ने दो हाउसेस को पढ़ा था, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। हम लोग अपर हाउस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। चलिए तो इसका कंपोजिशन देखते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है राज्यसभा का वो है 250 और लोकसभा का था 550। 250 में 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किए जाते हैं, और रिमेनिंग 238 जो है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के से इलेक्ट होते हैं। और ये कैसे इलेक्ट होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके द्वारा इन्हें एक तरह से वोट कास्ट किया जाता है और इन्हें इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं और स्टेट से इलेक्ट होते हैं। और कैसे होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके जरिए इलेक्ट होते हैं। जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है वो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ के होते हैं। कोई जो है आर्ट्स के फील्ड में एक्सेल होता है, उसकी एक तरह से आर्ट के फील्ड में रहता है, कोई लिटरेचर के फील्ड का होता है, कोई साइंस, कोई सोशल सर्विस और कोई स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे सर्विस का 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब क्या क्वालिफिकेशंस है राज्यसभा का। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसका जो एज है वो 30 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। लोकसभा हमारे पास था कि वो जो है 25 से कम नहीं होना चाहिए और राज्यसभा में वो 30 से कम नहीं होना चाहिए, और उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है इलेक्शन एंड टेन्यूर। क्या राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है जिसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, वो उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा जो है 5 साल के बाद भंग कर दिया जाता है, उसके फिर से मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, उसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो है राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और इलेक्शन होता है इस खाली सीट को भरने के लिए। तो राज्यसभा का हर एक मेंबर जो है उसके पास 6 ईयर का टर्म होता है, 6 साल का टर्म होता है। और वो जो है कैसे होता है, तो हर उसका जो इलेक्शन कैसे होता है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं और इलेक्शन होता है इस सीट्स को भरने के लिए। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है देखते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति हैं इंडिया के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ओके, लोकसभा स्पीकर के जैसे वो जो है राज्यसभा के मीटिंग्स पे प्रिसाइड करते हैं। ओके, उसके प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं, हाउस के मेंटेनेंस, मतलब एक तरह से डिसिप्लिन और डेकोरम, सजावट को, और जो भी उसके अंदर शांति, डिसिप्लिन को, एक तरह से अनुशासन होना चाहिए हाउस के अंदर, उसे मेंटेन करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, वो जो है किसी भी वोट पे
सॉरी किसी भी इशू पे वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा स्पीकर है वो ऐसा काम कर सकते हैं, वो किसी भी इशू पे वोट कर सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है वो अपने डिप्टी चेयरमैन को अपने ही मेंबर्स के बीच से इलेक्ट करता है, जो कि चेयरमैन के ड्यूटीज़ को, चेयरमैन के एब्सेंस में उनके ड्यूटीज़ को संभालता है, हैंडल करता है, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट का क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस है, जो कि इस चैप्टर का बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव पावर। जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। ये जो है वैसे मतलब यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी सब्जेक्ट सभी पे जो है लॉज इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ये जो है स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन सब्जेक्ट्स पे भी लॉज बना सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आगे फर्स्ट सेकंड पेज पे पढ़ा था। इस लॉ बनाने का जो शुरुआत है वो संसद में ही होता है। ओके, और एक बिल का प्रपोजल होता है, मनी बिल को छोड़ के एक प्रपोजल होता है। दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रपोजल होता है। दोनों हाउसेस के बाद अप्रूवल के बाद ये नेसेसरी है, एक बिल को पास करना नेसेसरी है। ओके, यदि डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस के बीच में, और ये जो है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में ही एप्लीकेबल है, यदि उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो एक मेजॉरिटी वोट होता है, एक जॉइंट मीटिंग होता है जिसमें एक मेजॉरिटी वोट लिया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा। जिसको मेजॉरिटी मिलेगा यदि हाँ तो बिल बनेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं मेजॉरिटी वोट लिया जाता है। यहाँ पर वैसा कोई भी प्रोविज़न नहीं, कोई प्रावधान नहीं है कि मनी बिल्स में और अमेंडमेंट बिल में, संशोधन बिल और मनी बिल में जो है जॉइंट मीटिंग लिया जाए। ये सब जो एक ऑर्डिनरी बिल में ही होता है। मनी बिल और अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं होता है कि दोनों का जॉइंट मीटिंग होगा। दोनों हाउसेस के द्वारा जब बिल अप्रूव कर दिया जाता है तो ये जो है प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है उनके कंसेंट के लिए। एक बार यदि उनका कंसेंट प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है, तो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। यही प्रोसेस है किसी भी बिल को पास करके लॉ बनाने का। ओके, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एक डेमोक्रेसी के एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये लोकसभा में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इन केस एक वोट, नो कॉन्फिडेंस का वोट यदि पास हो जाता है किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तो जो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कलेक्टिवली रिज़ाइन करना पड़ सकता है। ओके, तो जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखते हैं क्वेश्चन को आस्क करते हुए। ओके, जो पीरियड है जब क्वेश्चन को पूछा जाता है, आस्क किया जाता है, उसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर। तो राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस का कोई भी वोट पास नहीं कर सकती है। लोकसभा जो है लोकसभा का यूनियन एग्जीक्यूटिव पे एक इफेक्टिव कंट्रोल है। अब फाइनेंशियल पावर, जो एनुअल बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट के द्वारा हर एक साल पास किया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार का कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकते हैं और कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर सकते हैं यदि प्रपोजल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। मनी मैटर्स के रिगार्ड में जो लोकसभा है ये ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। जो मनी बिल्स है ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, वहीं पर मनी बिल्स का इंट्रोडक्शन होगा। ओके, यदि राज्यसभा जो है मनी बिल्स के रिगार्डिंग कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा शायद या तो उसे एक्सेप्ट करेगा और या तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहीं कहीं लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव में इस चीज़ को देखा, फाइनेंशियल पावर्स में भी देखा इस चीज़ को। अब पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर अरुण जेटली का पिक्चर दिया हुआ है। ओके, टॉपिक देखते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग यदि देखा जाए तो दोनों हाउसेस इक्वल पावर को एंजॉय करते हैं। एक अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन दोनों हाउसेस के द्वारा ये सेपरेटली पास होना चाहिए। जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, उसका संशोधन करने का 3 मेथड्स को प्रोवाइड करते हैं, जिन्होंने हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था। यदि आपने चैप्टर 16 का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा,
आई बटन पे मैं वीडियो दे दे रहा हूँ, तो चैप्टर 16 को आप लोग जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के पास क्या है। जुडिशियल पावर, जो पार्लियामेंट है उनके पास प्रेसिडेंट को रिमूव करने को का भी पावर है। जो जजेज है सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उन सभी को जो है रिमूव करने का पावर उनके पास है। जो प्रोसीड्यूर एडॉप्ट किया जाता है इस पर्पस के लिए एडॉप्ट किया गया है उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। इसके लिए एक रिजोल्यूशन को पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। ओके, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए और 2/3 ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए मेंबर्स, मतलब 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए उन मेंबर्स का जो प्रेजेंट है और सेम सेशन में हाउस में वोट कर रहे हैं। ओके, अब है इलेक्टोरल फंक्शन। जो मेंबर है पार्लियामेंट के वो एक्सरसाइज करते हैं अपने राइट को प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने पे। तो हमारे पास 4 पिक्चर्स दिए गए हैं। पहला जो है ये है मिस्टर इंदर कुमार गुजरल का, जो 1997 से 1998 तक रहे। सेकेंड है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनका डेथ 2018 अगस्त में हुआ था। ओके, और ये 16 अगस्त को हुआ था। तो ये जो है 1998 से 2004 तक रहते हैं। मनमोहन सिंह, ये प्राइम मिनिस्टर्स का फिगर दिया गया हमारे पास। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक रहते, लगभग 10 साल तक रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक और है नरेंद्र मोदी, जो अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ये 2014 से 2019 तक रहे, फिर 2019 से जब तक वो रहेंगे। ओके, तो इसी स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। यदि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।